तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर एक्चुअली में 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली हम इसमें वो सारे फिनोमेनन पढ़ने वाले हैं जो सरफेस से रिलेटेड होते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 3 मेजर पोर्शन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से, अपने बोर्ड के हिसाब से एक ही चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, बट जेईई सिलेबस के हिसाब से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट्स। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। You may say that this is the first portion of the chapter. Second portion is catalysis, and the third segment is colloidal solution. All these three are surface phenomenon basically. So surface chemistry में तीनों phenomenon एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा पार्ट होगा एडजॉर्प्शन। सेकेंड पोर्शन विल बी कैटालिसिस, में कैटालिस्ट की सारी एक्टिविटीज वगैरह पढ़ेंगे। एंड द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी कोलाइडल सॉल्यूशन। Write down 3 segments. First segment is adsorption, second segment is catalysis, and the third portion is colloidal solution. So adsorption, catalysis and colloidal solution 3 मेजर पोर्शन हैं। तो सबसे पहले पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एडसॉर्प्शन। सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें एडसॉर्प्शन ध्यान से लिखेगा, जहाँ पे थोड़ा लाइक व्हाट यू से स्पेलिंग का थोड़ा कलर आ रही है, क्योंकि एक ही जैसे मिलते जुलते टर्म्स है। तो पहला टर्म हम लोग लिखते हैं एडसॉर्प्शन। तो फर्स्ट पोर्शन इज एडसॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी पहले डेफिनेशन पोर्शन है, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला टर्म लिख रहे हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ठीक से लिखिएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो राइट डाउन इफ अ सब्सटेंस गेट्स accumulated, if a substance gets accumulated in the bulk of other substance, if a substance is accumulated in the bulk of other substance, it is absorption and it is a bulk phenomenon. मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क में एंटर कर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, AB है, दिस इज नॉट द चैप्टर नेम, क्योंकि चैप्टर में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। ये बल्क फिनोमेनन है, नॉट अ सरफेस फिनोमेनन। तो अगर कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरी सब्सटेंस के बल्क में एंट्री कर जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और ये बल्क फिनोमेनन है। दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट है जो हमारे चैप्टर का नेम है, दैट इज एडसॉर्प्शन। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म एडसॉर्प्शन। Adsorption में लिखे if a substance gets accumulated, if a substance gets accumulated on the surface of other substance, if a substance gets accumulated on the surface of other substance, it is adsorption. It is adsorption and it is a surface phenomenon. क्योंकि एक सब्सटेंस किसी दूसरी सरफेस पे accumulate हो रहा है तो ये सरफेस से रिलेटेड phenomenon है, we'll say surface phenomenon, so adsorption. क्लियर? इसका तीसरा टर्म लिखेंगे हम लोग जॉर्प्शन। थर्ड टर्म इज जॉर्प्शन। जॉर्प्शन लिखे एक बार सब्सटेंस, मतलब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का अगर कॉम्बिनेशन बना दें तो उसको जॉर्प्शन बोलते हैं। तो राइट डाउन इफ अ सब्सटेंस गेट्स accumulated, if a substance gets accumulated on the surface as well as in the bulk, on the surface as well as in the bulk, on the surface as well as in the bulk
of the other substance, it is absorption. तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का कॉम्बिनेशन है एब्जॉर्प्शन. तो बेसिकली इसमें सरफेस फिनोमेनन कौन सा हुआ? एडजॉर्प्शन. इसीलिए हमारे इस चैप्टर में जो डिटेल स्टडी है वो एडजॉर्प्शन की है, बिकॉज हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दोज फिनोमेनन जो सरफेस से रिलेटेड है. तो उसमें फिनोमेनन है एडजॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन है और एब्जॉर्प्शन एक जनरल फिनोमेनन है जो बल्क और सरफेस दोनों पे डिपेंडेंट है, तो उसकी कोई खास स्टडी नहीं बनती. तो हमारी मेजर स्टडी जो है इस चैप्टर में वो किसकी है? एडजॉर्प्शन की. अब जो बात मैंने यहाँ पे लिखी, अगर उसी चीज को हम समझना चाहते हैं तो लेट से हमने ये ऐसे एक सरफेस बनाई. अब अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है जो जैसे इसके बल्क में एंट्री कर ले, तो ये फिनोमेनन हमारा है एब्जॉर्प्शन. अगर ये केवल इसकी सरफेस पे आ रहा है, बल्क में नहीं जा रहा अंदर, ये फिनोमेनन सरफेस फिनोमेनन है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन. और अगर ये बल्क में भी जा रहा है और सरफेस पे भी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. तीन तरह के फिनोमेनन हो गए, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क फिनोमेनन, सब्सटेंस के अंदर पूरा सब्सटेंस एंट्री करके केवल सरफेस पे रह जाएगा तो एडजॉर्प्शन, और सरफेस और बल्क दोनों में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इतना नोट करिए. तो देखो एडजॉर्प्शन के कुछ एक दो स्पेशल केस होते हैं, वो मार्क करेंगे. तो अगला काम लिखेंगे ऑक्लूजन. राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म ऑक्लूजन. So write down, it is a special case of adsorption. It is a special case of adsorption in which a gas is adsorbed on metal surface. तो मतलब जो सब्सटेंस अकोमोडेट हो रहा है वो अगर गैस है और जिस सरफेस पे अकोमोडेट हो रही है वो मेटल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन. So it is a special case of adsorption in which a gas is adsorbed on a metal surface. एग्जाम्पल देखना है इसका, तो आप लोग ऑर्गेनिक में यूज करते हैं निकल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, पैलेडियम प्लैटिनम सब मेटल यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ. तो सारे केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल सरफेस पे एक्युमुलेट कर जाती है. हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब ऑन निकल सरफेस. और भी एग्जांपल लिख सकते हो, प्लैटिनम के केस में ऐसा कर सकते हो, पैलेडियम में ऐसा कर सकते हो, रानी निकल की जगह लिख सकते हो. मल्टीपल ऑप्शन का है. ठीक है, ऑक्लूजन क्लियर. इसका एक रिवर्स टर्म होता है, दिस इज फॉर डीसऑर्प्शन. नेक्स्ट टर्म देखिए डीसऑर्प्शन. डीसऑर्प्शन देखिए इट इज रिवर्स फिनोमेनन ऑफ एडसॉर्प्शन. It is reverse phenomenon of adsorption. It is reverse phenomenon of adsorption in which a substance is removed from the surface of other substance. It is reverse phenomenon of adsorption in which a substance is removed from the surface of other substance. तो अगर किसी सब्सटेंस को सरफेस से रिमूव करेंगे तो डीसऑर्प्शन. समझ गया मैंने. एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, जॉर्प्शन, ऑक्लूजन, डीसऑर्प्शन, 5 टर्म बताए मैंने आपको. एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क फिनोमेनन, सब्सटेंस बल्क में जाएगा. एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन, सरफेस पे आएगा. जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का कॉम्बिनेशन है. ऑक्लूजन एडसॉर्प्शन का स्पेशल केस है जिसमें गैस मेटल सरफेस पे एक्युमुलेट हो रही है. और डीसऑर्प्शन जो है वो एडसॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस है जिसमें से एक सब्सटेंस सरफेस से रिमूव हो रहा है. ठीक है.
क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखो हम लोग दो और टेक्निकल टर्म लिखते हैं। अगला टर्म लिखेंगे हम लोग एडजॉर्बेट, और उसके बाद लिखेंगे एडजॉर्बेंट। अब वन बाय वन लिखेगा। सबसे पहला टर्म लिखेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट में लिखेंगे द मॉलिक्यूलर स्पीशी और सब्सटेंस, the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface, the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate. Continuation में लिखना है तो continuation में लिख लो। And the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent. यानी कि जो सब्सटेंस अकोमुलेट हो रहा है उसको एडजॉर्बेट बोल रहे हैं, और जिस सरफेस पे अकोमुलेट हो रहा है उसको एडजॉर्बेंट बोल रहे हैं। तो जो सब्सटेंस है वो एडजॉर्बेट है, और जो सरफेस है वो एडजॉर्बेंट है। ऐसे याद रखना होता है। तो जो सब्सटेंस अकोमुलेट हो रहा है वो एडजॉर्बेट है, और जिस सरफेस पे अकोमुलेशन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है। ठीक है? तो अगर मान लो हम यहाँ वाले एग्जाम्पल में इस चीज को मार्क करें तो देखो जो रेड वाला सब्सटेंस है जो यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहा था वो आपका एडजॉर्बेट है। और जो मैंने ग्रीन वाला सब्सटेंस मार्क कर रखा है सरफेस, इसके ऊपर एकोमुलेशन हो रहा है, दैट इज एडजॉर्बेंट। समझ आया? तो जिस सरफेस पे एकोमुलेशन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट, जिस सब्सटेंस का एकोमुलेशन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट। ठीक है? अब देखो एडजॉर्प्शन के अगर हम एग्जांपल्स लिखें, नेक्स्ट टाइटल लिखिए एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, बट मैंने प्रिसाइजली वो सिलेक्ट करे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो हम मेजरली उन्हीं एग्जांपल्स पर फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। I have selected all those examples which are in your NCERT book. आप चाहो तो बुक से भी नोट कर सकते हो, बाद में कॉपी नोट करना है तो अभी भी नोट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो वी आर राइटिंग एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि बेसिकली हम इस चैप्टर में सरफेस फिनोमेनन पढ़ने वाले हैं, और सरफेस में एडजॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो सिर्फ एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है। तो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, ऑल दैट आपके बोर्ड से उतर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो टेक्निकल पार्ट है उसको समझना है। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है? तो उसमें वन बाय वन हम सारे एग्जांपल्स लिखेंगे अभी एक करके। सर, हाँ बेटा। तो जो पहले एग्जांपल में लिखा है कि मतलब कंटेनर में गैस डाली तो एड्जॉर्ब हो गई, तो सर अगर एड्जॉर्ब होगी तो रहेगी तो वो सरफेस पे ही ना, तो कंटेनर पे तो वो प्रेशर लगाएगी उतना ही। नहीं तो वो प्रेशर वाला केस बचा नहीं ना उस गैस का, भी बता रहा हूँ आपको लिख लो। ओके। अगर गैस एब्जॉर्ब हो गई तो फिर तो गैस फ्री स्टेट में बची नहीं ना। प्रेशर ऑफ गैस किसकी वजह से होता है? Collision of gas molecules with the walls of container. तो गैसेस मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ द कंटेनर कोलाइड करते हैं तब प्रेशर होता है। यस सर। अब हो गई सरफेस पे तो कोलिजन का काम तो बंद हो गया ना, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग पहले एग्जांपल से चलते हैं। उसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है, ध्यान से मार्क करना है मैं कौन सा सब्सटेंस एकोमुलेट हो रहा है और किस सरफेस पे, दोनों बातें ध्यान देनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है इफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया, SO2 आर स्टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। तो देखो यहाँ पे गैसेस जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन,
अमोनिया SO2 ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है किसके ऊपर, पाउडर्ड चारकोल के ऊपर। यहाँ जो एब्जॉर्बेट है वो गैसेस है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया SO2 एक्सेट्रा। और जो सरफेस इस पे अकोमोडेशन हो रहा है वो हो रहा है पाउडर्ड चारकोल। आपको अगर पूरा नहीं लिखना है तो आप सिर्फ टेक्निकल बात लिखते जाओ, कौन सी गैस किस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज इट। क्योंकि क्वेश्चन में यही बात इंपॉर्टेंट है। मैंने तो चूंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको दिखानी थी इसलिए एज इट इज कॉपी किया हुआ है, तो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा कुछ कंटेंट आपको अलग दिखेगा, इस वजह से सारी बातें लिखी हुई वहाँ पे। अदरवाइज आपके लिए जो रेलेवेंट है वो केवल इतना ही है कि आपको कौन सा सब्सटेंस किस सरफेस पे अकोमोडेट हो रहा है, अगर इतना भी मालूम चल रहा है तो काम बनेगा। ठीक है, देखिए आपने ये बात। तो सबसे पहले केस में लिखा है द गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया और SO2 ये एब्जॉर्ब हो रहा है किसके ऊपर, पाउडर चारकोल ऊपर। तो गैसेस हुआ एब्जॉर्बेड और जो सरफेस इस पे एब्जॉर्प्शन हुआ वो पाउडर चारकोल एब्जॉर्बेड। दूसरा एग्जांपल अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरा एग्जांपल लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई से मिथिलीन ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड अप। तो देखो मिथिलीन ब्लू है जो किसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, एनिमल चारकोल पे। तो एनिमल चारकोल हुआ एब्जॉर्बेंट और कौन सा सब्सटेंस एकोमोडेट हो रहा है, ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथिलीन ब्लू। एग्जांपल याद रखना है, मिथिलीन ब्लू एब्जॉर्ब्ड ऑन एनिमल चारकोल, मिथिलीन ब्लू एब्जॉर्ब्ड ऑन एनिमल चारकोल। ठीक है, तीसरा एग्जांपल अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड थ्रू द बेड ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द चारकोल। तो यहाँ पे शुगर एब्जॉर्बेंट नहीं है, कलरिंग सब्सटेंस एब्जॉर्बेंट है। तो कलरिंग सब्सटेंस एब्जॉर्बेट हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ किस सरफेस पे, एनिमल चारकोल पे। एनिमल चारकोल क्या हुआ, लिया एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेट हुआ कलरिंग सब्सटेंस, एब्जॉर्बेंट हुआ एनिमल चारकोल। मैं अलग अलग कलर से इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ वो सब्सटेंस अकोमोडेट हो रहा है, दैट इज योर ग्रीन से जो सब्सटेंस अकोमोडेट, ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ वो सब्सटेंस अकोमोडेट हो रहा है, दैट इज योर एब्जॉर्बेट। और जो ऑरेंज से या रेड स्टेट से मार्क कर रहा हूँ दैट इज योर एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्लियर। तो आपको बस इन्हीं पॉइंट पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखना है, देखो एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सिलिका जेल है वो एब्जॉर्बेंट है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्बेंट है। आपने देखा होगा कि जो बहुत डेलिकेट आइटम आता है उसमें एक व्हाइट कलर का पाउच पड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सिलिका जेल, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो Yes, sir. इसीलिए ह्यूमिडिटी रेगुलेट करने का काम आता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ पे मॉइस्चर की वजह से कुछ डैमेजेस हो सकते हैं वहाँ पे प्रिकॉशनरी सिलिका जेल के पाउचेस डाल दिए जाते हैं। या जिन एरियाज में ह्यूमिडिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको रेगुलेट करना होता है तो वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो जो मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है उसके लिए हम लोग सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल यूज करते हैं। अगले केस पीसी का देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, उसमें सिलिका या एल्यूमिनियम जेल यूज किया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, टू रेगुलेट द मॉइस्चर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप से लिखेंगे एडसॉर्प्शन इंडिकेटर। तो एडसॉर्प्शन इंडिकेटर में देखो कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो सर्टेन डाइज को एब्जॉर्ब करके कलर चेंज नोटिस कराते हैं। So read out it carefully. It's given surface of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like eosin or fluorescein etc. and thereby producing a characteristic color at the end point. तो कुछ पर्टिकुलर टाइट्रेशन में आप डाइज यूज कर सकते हो जो एक पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उससे कलर चेंज नोटिस में आएगा और हमें पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है बस वही एक एग्जांपल लर्न कर लेना है। सिल्वर हैलाइड्स के ऊपर, तो सिल्वर हैलाइड्स हुआ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्ब क्या हो रहा है इसमें, जो डाइज है हमारे पास, तो हमारे पास दो डाई लिखी हुई है देखो, एक इओसिन और एक फ्लोरोसिन। यही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात यही है जितने एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे सब मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि नया एग्जांपल पूछ लिया किसी को नहीं मालूम, बिकॉज एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिकल फिनोमेनन है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है। आपको पता है तो आप बता पाओगे, ऐसे अपने मन से नहीं बता सकते कि सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा या बल्क में जाएगा। तो इसलिए वो सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं जो आपके बुक में है और मोर लेस वही पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत क्लियरली याद रखना है। तो सिल्वर हैलाइड्स के ऊपर कौन सी डाई एब्जॉर्ब हुई, इओसिन एंड फ्लोरोसिन। तो सिल्वर हैलाइड हमारे लिए हुआ एब्जॉर्बेंट और इओसिन एंड फ्लोरोसिन हुआ एब्जॉर्बेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस
तो इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली चारकोल यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो इनर्ट गैसेस हैं वो हुई एडजॉर्बेंट, और जो चारकोल, कोकोनट चारकोल कॉमनली यूज किया जाता है तो वो हो गया एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे नोबल गैसेस जो है वो हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं इसके ऊपर, कोकोनट चारकोल ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन करा के हम गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। रैमसेस मेथड होता है, पी ब्लॉक में आएगा, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनर्ट गैसेस को प्रोड्यूस या प्रिपेयर करने के लिए, एयर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक फॉलो करी जाती है। So due to the difference of degree of adsorption of the gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperatures. अभी इसका फिनोमेनन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आपको एग्जांपल याद हो जाने चाहिए। तो आप फिर से एक बार क्विकली चेक कर लो। सबसे पहले एग्जांपल बताया, गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया, SO2, ये सब पाउडर चारकोल पे। ऑर्गेनिक डाइज लाइक मिथेन ब्लू एट एनिमल चारकोल। इसके बाद कलरिंग सब्सटेंस ऑफ रॉ शुगर ऑन एनिमल चारकोल, water molecules on silica gel or aluminum gel, eosin and fluorescein on silver halide, and noble gases on coconut charcoal. ये सब टिपिकल एग्जांपल है एडजॉर्प्शन के, जो आपको पहले अपने दिमाग में सेट करने हैं। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट फिनोमेनन आता है कि भाई एडजॉर्प्शन होता ही क्यों है। हमने इतने सारे एग्जांपल्स नोटिस करे। तो द नेक्स्ट क्वेरी इज, या नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो अगला टर्म लिखेंगे कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। Write down the next term, cause of adsorption. तो देखो इसके दो कॉमन फिनोमेनन नोटिस में आते हैं, पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो राइट डाउन, मोस्टली द नेचर ऑफ द सरफेस, मोस्टली द नेचर ऑफ द सरफेस, मोस्टली द नेचर ऑफ द सरफेस is attractive. Mostly the nature of the surface is attractive. तो जैसे अगर आपको सरफेस की बात समझाऊं तो जैसे सपोज करो मैं कोई भी एक सरफेस ड्रॉ करूं, नेक्स्ट से अगर एक सरफेस ये है हमारे पास, तो इस सरफेस में अगर आप कोई भी टॉप वाले मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, तो उस पर सारे बचे हुए मॉलिक्यूल अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, वैसे उसको सारी तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा होगा। तो उसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो सरफेस का नेचर कैसा हुआ, अट्रैक्टिव। ठीक है। दूसरा केस अगर देखें तो मैंने लिखा उसके अगले पॉइंट पे, देखो इट्स गिवन, इट इज आल्सो नोटिस दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सरफेस have unsatisfied valencies also known as dangling valency। ये दूसरा कॉज है। अगले केस में लिखो, मोस्टली अगले पॉइंट में लिखो, it is also noticed that the elements present at the surface have unsatisfied valencies also known as dangling valencies। तो पहला फिनोमेनन बताया कि सरफेस का नेचर अट्रैक्टिव होता है, तो उसकी वजह से ये सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। दूसरा पॉइंट बताया कि सरफेस पे जो सब्सटेंस होते हैं उनके पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं। सरफेस पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं। तो जैसे मान लो हमने एक सरफेस ड्रॉ करा, उसके सरफेस पे लेट से कार्बन है सपोज करो, तो कार्बन की 3 वैलेंसीज तो बल्क के अंदर है, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है जो प्रेजेंट ही नहीं ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई एलिमेंट है नहीं। समझ आया, ये हमारा बल्क में कार्बन है बट इसके ऊपर कोई वैलेंसी है ही नहीं, वो खाली वैलेंसी है। तो जो खाली वैलेंसी है, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, उसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी। तो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज। ठीक है, तो दो मेजर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए।
पहला कि सरफेस का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, और दूसरा मैंने बताया कि सरफेस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं, जिनको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी। तो अब इस चीज को अगर एक्सप्लेन करना शुरू करें तो पहले वाले फिनोमेनन को देखो, तो जिस जगह पे सरफेस का नेचर अट्रैक्टिव है वहाँ पे आप देखो मैंने लिखा हुआ है अट्रैक्टिव नेचर ऑफ सरफेस से नीचे देखो मैंने मेंशन किया है, हेंस द सरफेस कैन अट्रैक्ट सब्सटेंसेस थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस। और जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, या फिर इसी का एक शॉर्ट टर्म होता है फिजिसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिर इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं फिजिसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। और अगर सरफेस अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज की वजह से बॉन्ड बनाएगी तो some substances may form bond with the dangling valencies and hence can be bonded with the surface, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। This is referred as chemisoption. तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस पर बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द बल्क बनेगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो कुछ है ही नहीं जो अट्रैक्ट करे, तो सारे अट्रैक्शन फोर्स किधर लग रहे हैं टुवर्ड्स बल्क। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो उसका मतलब सरफेस की तरफ कोई भी सब्सटेंस आएगा तो क्या करेगा, उसको पुल कर लेगा अंदर। तो पुल करेगा इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर है, तो एडसॉर्प्शन पॉसिबल है। तो अगर ये वैन डर वाल्स फोर्सेस थ्रू एडसॉर्प्शन हुआ तो वील से फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन। और अगर अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज के थ्रू बॉन्ड बना के कोई सब्सटेंस कनेक्ट हो गया उसके साथ तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल एडसॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। समझ गया यहाँ तक? अब देखो इस चैप्टर से जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, हम लोग उसको डिफरेंस के फॉर्म में सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखनी है फिजिकल एडसॉर्प्शन। देखो लिखा है इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले समझाया कि फिजिकल एडसॉर्प्शन जो इसकी वजह से होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। दूसरा केस है केमिकल एडसॉर्प्शन, तो उसकी डेफिनेशन भी क्लियर है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होगा। अब जो चीज वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू होगी उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस तो किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में बन सकते हैं, बट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के सब्सटेंस स्पेसिफिक चाहिए होता है। तो जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है उसका स्पेसिफिक नेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, सो नॉट स्पेसिफिक, कीवर्ड से दिमाग में सेट करते चलो। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन केवल दो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के बीच में हो सकता है, कोई भी दो सब्सटेंस कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते, ऐसा रूल नहीं है। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस उनके बीच में काम कर सकते हैं, कोई ना कोई टाइप ऑफ इंटरेक्शन जरूर मिल जाएगा। अब फिजिकल एडसॉर्प्शन क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू है, फिजिकल चेंजेस का रिलेशन है, तो रिवर्सिबल बिहेवियर होगा। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल होगा। 3 पॉइंट तो एकदम कॉमन है जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 4 पे फोकस करना है, ये आपका टिपिकल पॉइंट है जिससे थोड़े टेक्निकल सवाल बनते हैं। तो गिवन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्सॉर्ब्ड रेडिली। यहाँ पे पॉइंट लर्न करने का वो ये है, मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्सॉर्ब्ड रेडिली। जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी वो आसानी से एब्सॉर्ब होगी। और केमिकल एडसॉर्प्शन के केस में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, गैस व्हिच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट, दोस केमिकल एडसॉर्प्शन। तो अगर कोई गैस रिएक्ट कर जाएगी एडसॉर्बेंट से तो भी उसके अंदर एडसॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी। और फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में अगर गैस लिक्विफाई कर जाएगी, गैस जो आसानी से लिक्विफाई करेगी वो आसानी से एडसॉर्ब होगी। अब इस चीज को थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना है, ये चीज अलग से नीचे स्टेटमेंट में लिख लीजिए। अगले पॉइंट में लिखिए गैस व्हिच इज इजी टू लिक्विफाई इज इजी टू एडसॉर्ब। पॉइंट बाय पॉइंट पहले सारी बातें लिखो, ऑल्दो आप सारी बातें जानते हो बट एक बार ब्रीफली लिखना है। तो पहले पॉइंट में लिखो गैस व्हिच इज इजी टू लिक्विफाई इज इजी टू एडसॉर्ब, ये पॉइंट अभी ऊपर मार्क कराया मैंने आपको। अब आपने गैसीय स्टेट में पढ़ा है कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है
उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर लिक्विफाई होने मतलब क्या हुआ, गैस से लिक्विड बनाना है, लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी गैस के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से ही ज्यादा होंगे तो आसानी से लिक्विफाई होगी। तो सेकंड पॉइंट पे लिखो, द गैस हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इजी टू लिक्विफाई। द गैस हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इजी टू लिक्विफाई। The gas having higher intermolecular forces is easy to liquefy। या इसी को एक और पॉइंट से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो आसानी से लिक्विफाई होती है। तो गैस हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इजी टू लिक्विफाई, या तो ये फैक्टर लगाएंगे या आप यहीं पे क्रिटिकल टेम्परेचर से भी लिख सकते हैं। गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इज इजी टू लिक्विफाई। Gas having higher critical temperature is easy to liquefy। या दोनों पॉइंट को एक साथ क्लब करके लिखो तो भी एक ही बात है। मैंने पहले पॉइंट में लिखा था गैस हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इसी को ब्रैकेट में डाल दो, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब TC इज इजी टू लिक्विफाई। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हुई वो आसानी से एब्जॉर्ब हुई, पहला पॉइंट। अब आसानी से लिक्विफाई करने की कंडीशन क्या चेक करी, जिस गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे या जो गैस आसानी से, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैसेस के केस में काम करते हैं वो क्या होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो उसका तीसरा पैरामीटर लिख लो, तो जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। तो गैस के मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किया होता है वैल्यू। इनर्ट गैसेस के केस में एटॉमिक वेट। तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में इस चीज को आप लोगों ने यूज किया होगा। अगर एल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और सेम मॉलिक्यूलर वेट एल्केन की अगर ये काम करना होता है तो क्या करते हैं, जिसकी ब्रांचेस ज्यादा हो जाती है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एक मॉलिक्यूलर वेट पे और एक सरफेस एरिया पे। उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपने हो सकता है कि ऐसे स्टेट टाइप पे पहले भी सॉल्व किया, बट अभी इसको एक बार और लिख लेते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। राइट डाउन, कंपेयर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, compare van der Waals forces, ease of liquefaction। यहाँ पे देखो एक टर्म बस एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, बाकी पूरा सवाल गैसीय स्टेट का है। कंपेयर van der Waals forces, ease of liquefaction, ease of adsorption, ease of adsorption and value of van der Waals constant A compare van der Waals forces, ease of liquefaction, ease of adsorption and value of van der Waals constant A for हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। मतलब हम इनर्ट गैसेस के लिए ये वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर van der Waals forces, ease of liquefaction, ease of adsorption, van der Waals constant A for हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। तो देखो आप सब जानते हो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन इनर्ट गैसेस हैं, और
इनर्ट गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। और अगर इस वॉन डेर वाल्स फोर्सेस का स्पेशल टाइप लिखना है तो ये कौन सा टाइप होता है? लंडन फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। ये चीज देखो मैंने लिखी हुई, तो इनर्ट गैसेस के केस में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, या उसी को टेक्निकल टर्म में लंडन फोर्सेस बोलते हैं, ब्रॉड टर्म में उसी को वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बोल सकते हैं। इनर्ट गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वॉन डेर वाल्स फोर्स हुआ। अब मान लो कोई गैस ऐसी है जिसके अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है और दूसरी गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से ज्यादा होती है, तो जिस गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, तो उसका ईज ऑफ एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया भी, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन कंपेयर करने वाले, तो उसमें देखो सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करो, एटॉमिक वेट से कंपेयर करो पहले। तो ज़ेनॉन का एटॉमिक मास और सरफेस एरिया दोनों सबसे ज्यादा है, और हीलियम का एटॉमिक मास और सरफेस एरिया सबसे कम है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा? ज़ेनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। अब जिसके वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा है वो आसानी से लिक्विफाई होगी, तो सेम ऑर्डर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन हुआ। जिसका आसानी से लिक्विफाई होता है वही आसानी से एडसॉर्ब होती है, तो सेम ऑर्डर ईज ऑफ एडसॉर्प्शन का हो गया। और वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए जो है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड होता है, तो सेम ऑर्डर आपका वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना पॉइंट ठीक से समझ लीजिए, कुछ डिफिकल्टी हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगली बार बताओ। तो अब देखो इस सीरीज में हीलियम के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, आपको पता है ये बात। तो हीलियम का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो ये एक ऐसी गैस होगी जो आसानी से एब्जॉर्ब होगी ही नहीं। ये पॉइंट अलग से हाईलाइट कर लीजिए नोट बना के नीचे। द इनर्ट गैस व्हिच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ऑन कोकोनट चारकोल इज हीलियम। कोकोनट चारकोल कहाँ से आया? मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग कोकोनट चारकोल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोकोनट चारकोल पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस को एब्जॉर्ब करा के सेपरेट कराते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस ऐसी है जो कोकोनट चारकोल पे एब्जॉर्ब ही नहीं होती, तो उसका आंसर होगा हीलियम। ध्यान से हाईलाइट कर लो इस बात को, क्योंकि हीलियम के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं। आपको पता है बहुत लो टेम्परेचर पे जाके हीलियम लिक्विफाई होती है, उसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं है। द इनर्ट गैस व्हिच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ऑन कोकोनट चारकोल इज हीलियम, और इसका उल्टा द गैस व्हिच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड ऑन कोकोनट चारकोल इज ज़ेनॉन। तो सबसे आसानी से जो एब्जॉर्ब होगी या जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होगी वो ज़ेनॉन होगी, और जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा वो हीलियम होगा। ठीक है, ये पी ब्लॉक का पोर्शन है, लेकिन आप यहीं समझ लो क्योंकि एब्जॉर्प्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया मैंने यहीं पर। तो सिंपल रूल याद रखना है कि जो इनर्ट गैस कोकोनट चारकोल पे एब्जॉर्ब ही नहीं होगी वो हीलियम होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ओके। चलो वापस अपने पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर 5 में देखो लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो। तो आपको पता है कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो फिजिकल एडसॉर्प्शन में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बीच से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम ही होगी, तो इट्स अ लोअर वैल्यू बिटवीन 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो इट इज 80 to 240 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के लिए देखो आपको पता है कि अट्रैक्शन होना है, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एकदम से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंस की ज्यादा हो जाएगी तो सरफेस पे उसको अकोमोडेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पार्ट पे भी, उसको भी अलग से हाईलाइट कर लो। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो वैसा केवल तभी हो पाएगा जब हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को अगर और थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन तब तक तो बढ़ेगा जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो जा रही है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इतना ज्यादा कर दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंटली प्रोवाइड हो रही है तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एडसॉर्प्शन भी कम होता है। बट
क्योंकि हम जो टेम्परेचर रेंज पढ़ते हैं उसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से प्रोवाइड हो रही है, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर अगर सफिशिएंटली लार्जर है जहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंटली प्रोवाइड हो रही है, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी डिक्रीज आती है। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में समझाऊंगा, बट आप अभी लॉजिक याद रखना है, सिंपल टर्म में याद रखना है। तो लो टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर पे केमिकल एब्जॉर्प्शन। प्रिसाइज करना है तो मैंने बताया कि टेम्परेचर जब तक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा तब तक केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज आती है। ठीक है, अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखो केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं रहे, तो यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। जबकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्टिवेशन एनर्जी का सिग्निफिकेंट रोल होगा, तो उसकी हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का कॉमन फिनोमेनन बताओ। तो दोनों ही चूंकि सरफेस फिनोमेनन है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों फिनोमेनन इंक्रीज करते हैं, ये इनके कॉमन फीचर है। कभी कभी पूछा जाता है सिमिलरिटीज बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो इसमें पॉइंट नंबर 8 मेंशन करना है सरफेस एरिया। तो दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करेगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, and the same thing over here, this is also increases with the increase in surface area, because both are surface phenomenon। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों इंक्रीज करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में लिखा है इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। तो वॉन टू वॉन फोर्सेस के केस में देखो डायरेक्ट कांटेक्ट तो रिक्वायर्ड है नहीं, तो अगर एक लेयर एडसॉर्ब हो गई और प्रेशर बहुत हायर है तो दूसरी लेयर उसके ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगी, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होगा। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होगा? क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के डायरेक्ट लेयर कांटेक्ट होना चाहिए, इन बिटवीन अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाएगा तो वहां पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर्स में भी हो सकता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर्स में होगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर समझना है तो देखो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बनाया वो देखो यहाँ पे ध्यान से। तो जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन का केस ले लें हम लोग, लेटेस्ट से हमारे पास ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर देखो एक लेयर तो ये एब्जॉर्ब हो गई। अब अगर प्रेशर ज्यादा है तो इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि वन टू वन अट्रैक्शन तो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस है, तो कोई ना कोई इंटरेक्शन तो काम कर ही जाएगा। प्रेशर ज्यादा है तो ये लेयर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैन बी मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप देखो एडजस्टेंट में मैंने लिखा है केवल एक ही लेयर बन सकती है। पॉइंट नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मैंने आपके लिए। केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, तो मैंने बॉटम पे लिखा है इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन इट्स ओन सरफेस, if a substance adsorbed on its own surface, then it can be only physical adsorption। इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर कोई एक सब्सटेंस अपनी ही सरफेस पर एड्सॉर्ब करा रहे हो तो ये केवल फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हो सकता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ऐसा नहीं करा सकते। रीजन, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि अगर जो ओन सब्सटेंस है वो सरफेस के साथ केमिकली बॉन्डेड हो जाएगा तो वो प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। बट अगर वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि बल्ब के अंदर जो फोर्सेज है वो केमिकल बॉन्ड्स है, और जो बल्ब के बाहर सरफेस में सब्सटेंस अकोमोडेटेड है वो वन टू वन फोर्सेज से कनेक्टेड है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरैक्शंस, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक सब्सटेंस दूसरी सरफेस पे अकोमोडेट हुआ है। तो अगर सेम सब्सटेंस सेम सरफेस पे अकोमोडेट हो रहा है तो ऐसा केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हो सकता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेम सब्सटेंस सेम सरफेस पे केमिकली बॉन्डेड हो गया तो इट विल बिहेव लाइक अ प्योर सब्सटेंस, तो उसे एब्जॉर्प्शन कैटेगरी में काउंट ही नहीं करेंगे। ये लास्ट पॉइंट अलग से हाईलाइट कर लेना है। If a substance adsorbed on its own surface, तो substance adsorbed on its own surface
then it can be only physical adsorption. ये केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए बात? यहाँ तक पहले आप ठीक से नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे की बातें बताते हैं। तो आप देखो जितना इन्फॉर्मेशन मैंने सिखाई उससे हम लोग जे एडवांस से क्वेश्चन डील करेंगे। तो 2012 में जे एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पैकेज में क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, और क्वेश्चन मिलेगा आपको कोई सा उससे 2023 के आसपास होगा। बीच में कुछ मेंस के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज आप क्वेश्चन देखो, मैंने आपके सामने रिफ्लेक्ट किया हुआ है। इन द क्वेश्चंस गिवन, the given graphs and data for 1, 2, 3, 4 represents the general trends observed for the different physical adsorption and chemical adsorption processes under mild condition of temperature and pressure. Which of the following choices about 1, 2, 3 and 4 is are correct? ये आपको मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ में देखो अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब अगेंस्ट द टेम्परेचर प्लॉट बनाया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के साथ प्लॉट है। So first plot is amount of gas adsorbed against the temperature at a constant pressure. तो आप देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एडसॉर्प्शन कम होता जा रहा है। फर्स्ट प्लॉट में आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एडसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सर्टेनली फिजिकल एडसॉर्प्शन है। दूसरे प्लॉट में देखो अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब विद द टेम्परेचर प्लॉट किया गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है। ये प्रोसेस कैसा हुआ? केमिकल एडसॉर्प्शन। इसमें देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है माइल्ड टेम्परेचर रेंज, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा कर दी जाए जहाँ एक्टिवेशन सी प्रोवाइड होने लग जाए तो केमिकल एडसॉर्प्शन में भी डिप आनी शुरू हो जाती है। बट वो चीज ना देखो पहले स्टार्ट करवा दिया आपसे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए उस बात को हर चीज को ध्यान में रखें। देखो अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन है, मतलब कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं डील करनी है। तीसरे प्लॉट में देखो आपको प्रेशर के साथ अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब का ग्राफ दिया हुआ है। बट इफ यू नोटिस इट केयरफुली 250 केल्विन पे कम एडसॉर्प्शन हो रहा है, 200 केल्विन पे ज्यादा एडसॉर्प्शन हो रहा है, मतलब लो टेम्परेचर मोर एडसॉर्प्शन का केस है। लो टेम्परेचर मोर एडसॉर्प्शन, टेम्परेचर कम करने से एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ। और फोर्थ ऑप्शन में देखो आप डेल्टा एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 150 किलो जूल पर मोल। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में 20 to 40 होता है और केमिकल एडसॉर्प्शन की कितनी रेंज होती है 80 to 240। ये सर्टेनली केमिकल एडसॉर्प्शन हो गया, क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन की रेंज होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल और वैल्यू आपको दे रखी है 150 किलो जूल पर मोल। तो इस ब्रैकेट में आ रहा है, दैट मींस इट इज सर्टेनली केमिकल एडसॉर्प्शन। समझ आया? ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन में लिखा है द फिजिकल 1 इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, 2 इज केमिकल एडसॉर्प्शन, करेक्ट। 1 is physical adsorption, 3 is chemical adsorption, wrong. 4 is chemical adsorption, 2 is chemical adsorption, correct. And 4 is chemical adsorption and 3 is chemical adsorption, wrong. इसका आंसर A and C हो जाएगा। आंसर देख लीजिए एक बार। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में देखो लिखा है मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स aqueous solution is adsorbed on activated charcoal at 25 डिग्री सेल्सियस। मिथिलीन ब्लू आपको बताया था जितने कलरिंग सब्सटेंसेस हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल पे एडसॉर्ब होते हैं at 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर दिस प्रोसेस करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखो मिथिलीन ब्लू को हम एडसॉर्ब करा रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल पे, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन तो पॉसिबल है नहीं, ये फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ। अब जब ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है तो अब आगे की कंडीशन चेक कर लो।
पहले केस में लिखा है एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेटिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। अगले केस में लिखा है एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये सही है क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो कोई डाउट नहीं, वो एनर्जी रिलीज होगी, वन ओवर फोर्सेस काम करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अगले केस में लिखा है एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा होता है। एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक के फिनोमेनन से आपको ये चीज, अभी तक के इंफॉर्मेशन से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन दो फिनोमेनन है, एक वाटर वॉल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। तो अगर केवल अभी मैंने जितनी बात समझाई कि सरफेस का नेचर अट्रैक्टिव होता है या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ये डाउट क्रिएट करता है कि अगर इतनी आसानी से कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता? Why it is so specific? Why we have to mention कि कोकोनट चारकोल पे इनर्ट गैसेस एब्जॉर्ब होगी या ऑर्गेनिक सब्सटेंस और रॉ शुगर जो एनिमल चारकोल पे एब्जॉर्ब होगा, सिलिका जेल पे वाटर एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई भी सरफेस है तो अट्रैक्टिव नेचर है, वन ओवर फोर्सेस काम करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पर एक्युमुलेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका मतलब जो चीज हमने सीखी वो सफिशिएंट रीजन तो है कि ऐसा होता होगा, मतलब वो नेसेसरी कंडीशन तो है कि ऐसा होना ही चाहिए, बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि आप एब्जॉर्प्शन उसी वजह से हो। तो एब्जॉर्प्शन जो कि स्पेसिफिक प्रोसेस है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक जितने एक्सप्लेनेशन मैंने लिखे वो ये तो कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा होगा तभी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, बट वो कंप्लीट कंडीशन नहीं बता पा रहा है कि एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली स्पेसिफिक सब्सटेंस का स्पेसिफिक सरफेस पे क्यों हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी फिनोमेनन को या किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी की अगर कोई कंडीशन स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स कंडीशंस होती है। अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपको पहले वो कंडीशन सीखी है जो थर्मोडायनेमिक्स में पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट वो में मैंने आपको पहले वो प्रॉपर्टीज बताई जो थर्मोडायनेमिक्स के, फिर हम एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं गेज फ्री एनर्जी, और ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन होता है। डेल्टा जी का जो रिलेशन है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी है, डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी है, और टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी की कंडीशन डेल्टा जी के साइन से डिसाइड करी जाती है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होता है, डेल्टा जी जीरो होता है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल होता है। ठीक है, इतना ओके। डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल, राइट। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म मैंने लिखे, एक एंथैल्पी एक एंट्रोपी, तो इनके बारे में भी जरा समझ लेना है। तो एंथैल्पी है, अगर प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होता है तो इन दैट केस डेल्टा एच इज पॉजिटिव या हीट इज अब्सॉर्ब, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे तो उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और एंट्रोपी के बारे में आपको बता रखा है कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी सब्सटेंस की रैंडमनेस मेजर करने का काम आता है। जिस सब्सटेंस में जिस प्रोसेस के अंदर जितनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ती जाएगी एंट्रोपी राइज करेगी, रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। If randomness increases, delta is positive, the entropy increases. If randomness decreases, then delta S is negative, that is entropy decreases. इतनी बात समझ आ रही है आपको? Enthalpy term delta H, exothermic process में negative, endothermic में positive. Randomness अगर बढ़ती है तो delta S positive, randomness कम होती है तो delta S negative. ठीक है? और delta G is equal to delta H minus T delta S का टर्म है, इससे हम थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? आता है? अच्छा, रैंडमनेस का मतलब समझ गए? जैसे मान लो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंप्लीट ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या हुआ? रैंडम स्ट्रक्चर बना, तो एंट्रोपी इंक्रीज करी। अमॉर्फस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा तो और ज्यादा रैंडमनेस बढ़ी,
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा और एंट्रोपी बढ़ी, गैस का प्रेशर और कम कर दिया तो मॉलिक्यूल्स और फ्रीली मूव करने लगे और ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज कर दी। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस हम बढ़ाते चले जाएंगे सिस्टम की एंट्रोपी राइज करती है, एंट्रोपी राइज करती है तो उसको डेल्टा एस पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? कुछ कंफ्यूजन हो आपको, अगर ये चीज नहीं समझ आ पाए तो पूछ लो, अदरवाइज इसका डिटेल प्रोसेस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो एडसॉर्प्शन के केस में देखो एक सब्सटेंस किसी दूसरी सरफेस पे अकोमोडेट कर रहा है, एक सब्सटेंस किसी दूसरी सरफेस पे अकोमोडेट कर रहा है, तो जो सब्सटेंस अकोमोडेट कर गया उसकी फ्रीडम कम हो गई तो उसका मतलब उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही मार्क करना है, तो राइट डाउन इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस, इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले जो सब्सटेंस था वो फ्री था, फिर वो एक सरफेस पे अकोमोडेट कर गया, उसकी फ्रीडम खत्म हो गई यानी उसकी रैंडमनेस कम हो गई, तो एडसॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो एकदम क्लियर होना चाहिए, एडसॉर्प्शन प्रोसेस से एंट्रोपी डिक्रीज करती है, डेल्टा एस लेस देन 0, ये डिफॉल्ट ट्रू है। अब थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी का साइन चेक करना है, तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस टू बी फीजिबल वी हैव टू चेक द डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और डेल्टा एच हमने नेगेटिव पहले चेक कर रखा है। अब अगर डेल्टा एच का टर्म नेगेटिव है तो टी डेल्टा एच का टर्म नेगेटिव हो गया, तो माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। अब इक्वेशन में देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में डेल्टा एच के बारे में आपको नहीं पता बट माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव है और आप चाहते हो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ऐसा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, तब जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो। तो इसका मतलब एडसॉर्प्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक, ये कंपलसरी कंडीशन है, इसके बिना तो एडसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। एनर्जी कम या ज्यादा रिलीज होगी वो एक डिफरेंट इशू है, बट रिलीज जरूर होगी। अभी आपको मैंने वैल्यूज वाइज सिखाया, फिजिकल एडसॉर्प्शन में 20 to 40 किलो जूल पर मोल का केस है और केमिकल एडसॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल पर मोल का केस है। तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। क्यों एक्सोथर्मिक होगा? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में माइनस टी डेल्टा एच टर्म पॉजिटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू में दूसरी पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव लाने का सिर्फ एक तरीका है कि डेल्टा एच का साइन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, और अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एच कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो समझ गए? लेकिन अब अगर मैथमेटिकली आप देखो तो केवल डेल्टा एच नेगेटिव होने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव और माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव आप उसे ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर हमें 100% इंश्योर करना है कि प्रोसेस वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तो जो मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है वो टी डेल्टा एच की मॉड वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए एडसॉर्प्शन प्रोसेस स्पेसिफिक है, केवल एनर्जी रिलीज होने से एडसॉर्प्शन कंफर्म नहीं होता है। एनर्जी रिलीज होने के बाद एक और कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है अगर वो टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी मॉड वैल्यू के टर्म में, तभी एडसॉर्प्शन पॉसिबल होगा। इसीलिए कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे एक्युमुलेट नहीं करता। वॉन टू वॉन फोर्सेस काम करने से या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से केवल इतना पता चलता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बट उतने से कंफर्म नहीं होता है कि एडसॉर्प्शन होगा, क्योंकि एडसॉर्प्शन कराने के लिए क्या और कंडीशन चाहिए? जो टी डेल्टा एच का टर्म है डेल्टा एच से ओवरकम करना चाहिए। अगर वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो एडसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए यहाँ तक? तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन टी डेल्टा एच ही आना चाहिए कंफर्म। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो एडसॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नोट कर लीजिए, तब आगे की बात बताएं। अगर डेल्टा एच की मॉड वैल्यू टी डेल्टा एच से ज्यादा होगी और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस हमेशा एडसॉर्प्शन का फेवरेबल होगा या फीजिबल होगा, क्योंकि डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होता है एडसॉर्प्शन हमेशा। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच नेगेटिव, ये भी ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच को अगर ओवरकम कर जाती है तो काम बच जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि एडसॉर्प्शन में डेल्टा एच तो नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव है तो कंफर्म, बट अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि डेल्टा एच की मॉड वैल्यू टी डेल्टा एच से कम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी एडसॉर्प्शन पॉसिबल हो सकता है अगर हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें। तो एक और पॉसिबल कंडीशन है, बट ये मे बी की कंडीशन है, इट इज नॉट कंपलसरी कंडीशन। इस कंडीशन में एडसॉर्प्शन काम कर सकता है। कैसे काम करेगा? कि आप टी डेल्टा एच की वैल्यू को कम कराना शुरू कर दो तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे डेल्टा एच टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगा,
फिर एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। तो अगर एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है और मॉड वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस से लेट से कम है, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे। तो अगर आपको पता है कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा बट अभी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या करा जाता है, टेम्परेचर कम करते जाओ। टेम्परेचर कम करते जाओगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर के साथ थोड़े बहुत टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगी और डेल्टा एच की वैल्यू वो भी लगभग उतनी रहेगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा बन सकती है, तो एडजॉर्प्शन पॉसिबल है, बट इट इज़ अ मे बी कंडीशन। ऐसा सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता कि एडजॉर्प्शन जरूर हो जाएगा, बट ऐसा ट्राई किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है या एडजॉर्ब होता है बट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एडजॉर्ब नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट यू डू, यू ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे एडजॉर्प्शन फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि टी डेल्टा एस की वैल्यू उस पॉइंट से कम हो रही है। टेम्परेचर कम करने से टी डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका एडजॉर्प्शन फेवर कर जाए। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन दो कंडीशंस में पॉसिबल है। पहला, एंट्रोपी तो हमेशा डिक्रीज करती है इस प्रोसेस में, एंथैल्पी इस प्रोसेस में हमेशा डिक्रीज करती है, दो चीजें तो फिक्स करेंगे तभी एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। अगर मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी डेल्टा एस की मॉड वैल्यू से ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन हमेशा हो रहा होगा, अगर मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी डेल्टा एस से कम होगा तो एडजॉर्प्शन पॉसिबल है रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो दीज आर टू मेजर कंडीशंस जिससे हम एडजॉर्प्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अपने थर्मोडायनेमिक्स में। बस लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। Physics option of gas adsorbed at low temperature may change into Chemis option at high temperature। क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एक सब्सटेंस लो टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन फॉलो कर सकता है, उसी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिज ऑप्शन वर्कआउट कर जाएगा, और हाई प्रेशर जनरली केमिज ऑप्शन को फेवर करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो चीज क्लियर करती है कि हाई प्रेशर करने से फिजिकल एडजॉर्प्शन फेवर करेगा, बट केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में भी हाई प्रेशर फेवर करता है। तो लास्ट में एक पॉइंट और नोट बना के ऐड कर दीजिए। Physics option of the gas adsorbed at low temperature may change into Chemis option at high temperature. Usually high pressure is also favorable for Chemis option। तो अगर कभी फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट करना होगा तो ये चीज वर्कआउट करेगी। नॉर्मली कोई भी गैस अगर एडजॉर्ब हो रही है लो टेम्परेचर पे तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन फॉलो करती है, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वही चीज केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जे एडवांस के सिलेबस में हमारा एडजॉर्प्शन में इतना ही कोर्स है। अभी एक पोर्शन और बचता है जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोटर्म, बट वो जेई मेंस के कोर्स में और बोर्ड के कोर्स में। जे एडवांस के कोर्स में एडजॉर्प्शन का जितना पोर्शन है मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप जे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। जेई मेंस के कोर्स में एक और पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोटर्म। ये मैं आपको अगली क्लास में